वेलकम अगेन आपके इस ओपन विंडो एजुकेशन एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चैप्टर लाए हैं बिल्कुल हमारे नए सेशन से जो स्टार्ट हो रहा है, जो आज सॉल्यूशन चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर को हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। अब जो अभी पेपर हुआ है मैं उसको डिस्कस तो करूँगा, शायद हो सकता है 1-2 दिन लग जाए, पर डिस्कस करेंगे हम उस पेपर को। सेट 3 सेट होते हैं हमारे, तो तीनों सेटों को हम धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। क्या आपको जो भी पढ़ाया जाएगा यहाँ पे कंटेंट सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। जो अब लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, इन लेक्चर्स को मिस नहीं करना, डेली देखना है, डेली लिखना है, नोट्स बनाना है, डेली अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे वो क्वेश्चन करने हैं आपकी कॉपी में और उनकी प्रैक्टिस करनी है। इस बार का जो पेपर हुआ सबका बहुत अच्छा गया है, उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर किया है, इतना विश्वास है। बच्चों ने आउट ऑफ भी आए, जो पेपर में हमने इंपॉर्टेंट भी बताए वो भी सारे क्वेश्चंस आए हमारे, तो अच्छा लगा। और आपके लिए भी शुभकामनाएं हैं कि आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट भी मिलेगा और बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे एग्जाम में। विश्वास के साथ पढ़िएगा। आइए, हमारा लेक्चर है, चैप्टर हमारा पहला है सॉल्यूशंस, चैप्टर 1 है। और पहला हमारा टॉपिक, सबसे पहला दिमाग में हमारे क्वेश्चन यही आता है कि सॉल्यूशन क्या चीज़ है। अगर हम डेली लाइफ में बात करें तो सॉल्यूशन का यूज़ बहुत सारी जगह है। सॉल्यूशन का यूज़ बहुत सारी जगह है। पहला कहाँ पर यूज़ है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप क्या करते हैं, पानी और पानी के अंदर चीनी, नींबू, नमक वगैरह मिला करके, गर्मियों के दिन, अब गर्मियां आ रही हैं तो गर्मियों के दिनों में आप पिएंगे और वो क्या है, एक तरह से शरबत का काम करता है। लोग कहते हैं शरबत ठंडा ही हो गई, शरबत हो गई, तो वो एक शरबत का काम कर रहा है वहां पे। तो सोचिए वो क्या बना, एक सॉल्यूशन ही तो बना। तो सॉल्यूशन क्या है? एक मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है? एक मिक्सचर है। और मिक्सचर भी कैसा? अगर आपने सारी चीजों को मिलाया है, आपने उसके अंदर नमक मिलाया है, आपने उसके अंदर चीनी मिलाई है, आपने उसके अंदर नींबू मिलाया है, पानी मिलाया है, तो ये सारी चीजें अलग अलग नहीं दिखती, हमको एक ही फेज में दिखाई देती हैं। वो सारी की सारी चीजें हमें एक ही फेज में दिखाई देती हैं। समझ में आ गई? इसीलिए क्या बोला मैंने, इसीलिए वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो पहली बात तो वो मिक्सचर है। और कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सॉल्यूशन क्या चीज है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और भी अगर आप देखेंगे एयर को, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज है, जैसे नाइट्रोजन गैस है, जैसे ऑक्सीजन गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये सारी गैसेज होती है, इतनी सारी गैसेज मिलकर के हमारे पास सॉल्यूशन बना रही हैं। तो इसका मतलब है वो हुई एक होमोजीनियस मिक्सचर है, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। एयर इज अ मिक्सचर या एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर विच इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, और भी हम, आपने बहुत सारे लोगों को पैक लगाते हुए देखा होगा, आप नहीं लगाते एक अलग बात है, लेकिन बहुत सारे लोग लगाते हैं पैक। पैक बोले तो वो वाला वोडका, वट एवर दैट, लोग पैक लगाते हैं, दारू लगाते हैं। तो कैसे? अब कोई वाटर लिया और उसमें 25 ml 10 ml जो भी कितना पानी मिलाता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या बोले कि भाई उन्होंने क्या किया, दारू लिया और दारू के अंदर पानी मिलाया, तो थोड़ी देर बाद वो भी दारू जैसा ही लिखता है। आप देखेंगे तो क्या दारू पी रहा है, पानी थोड़ा ऐसे तो लगे पानी पी रहा है, दारू पी रहा है। क्यों? क्योंकि वो दारू जैसा ही लगेगा। यानी कि वो कैसा सॉल्यूशन है? पानी और दारू अलग अलग दिखते हैं क्या? नहीं, वो दोनों एक जैसे दिखते हैं, यूनिफॉर्म दिखते हैं। इसलिए वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। इसलिए वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। समझ में आई? इट मीन्स कि सॉल्यूशन क्या होता है, हम सिंपल कह सकते हैं द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंस। The homogeneous mixture of 2 or more non-reacting substance। क्या मतलब है इस बात से? नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस से क्या मतलब है कि हमारे पास 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस होंगे, वो रिएक्ट नहीं करने चाहिए, केमिकली कंबाइन नहीं होनी चाहिए, फिजिकली कंबाइन होनी चाहिए। समझाए? वो केमिकली कंबाइन होनी चाहिए, सॉरी केमिकली कंबाइन नहीं होनी चाहिए, फिजिकली कंबाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस है, केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का होमोजीनियस हमारे पास मिक्सचर है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है
क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? तो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है मेरे पास वाटर है जी, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपको वाटर दिख रहा है, और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये हमने शुगर ले रखा है, ठीक है, हमने वाटर और शुगर, इसके अंदर जब हमने शुगर मिला दिया और शुगर को इसके अंदर घोल दिया तो हमको क्या मिल गया, एक सॉल्यूशन मिल गया, हमको क्या मिल गया, एक सॉल्यूशन मिल गया है, सही है कि नहीं? तो इट मीन्स अब इसके अंदर मिलाने के बाद हमको एक जैसा सॉल्यूशन दिख रहा है, ये लिक्विड फॉर्म में ही दिख रहा है, समझ में आई ना? कैसी फॉर्म में दिख रहा है? लिक्विड फॉर्म में ही दिख रहा है, तो ये एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। क्लियर पॉइंट? समझ में आ गया होगा आपको पॉइंट? ऐसे ही आपको यहाँ पर भी बहुत सारे सॉल्यूशन दिख रहे होंगे, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर और भी है, और भी और भी और भी। तो डिफरेंट टाइप के आपको कलर अलग अलग दिख रहा है, लेकिन वो कैसे दिख रहे हैं? होमोजीनियस दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। आप इधर भी देखिए, आपको ये दारू जैसा लग रहा है ना? मतलब कोई भी कुछ भी मिलाया हुआ है हमने, और हमने वाटर के अंदर मिलाया हुआ है, मिक्स किया हुआ है, तो हमें थोड़ी देर बाद कैसा सॉल्यूशन दिखा? एक होमोजीनियस मिक्सचर दिखा, होमोजीनियस मिक्सचर दिखा बच्चा जी, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। बताओ, आगे बढ़ जाऊं मैं? अगर आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला है, अगर मैं थोड़ा सा इसके और इंट्रोडक्शन पे बात करूं भाई, ठीक है, अगर थोड़ा सा मैं इसके और इंट्रोडक्शन पे बात करूं कि भाई सॉल्यूशन के अंदर और क्या होता है, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर और क्या होता है। देखो सॉल्यूशन के अंदर ना, अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन क्या है, एक बाइनरी मिक्सचर होता है या बाइनरी सॉल्यूशन कह सकते हैं, एक होता है टर्सरी सॉल्यूशन और एक होता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन, और भी जितने जितने हम चीज़ें मिलाते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन की, तो एक बाइनरी मिक्सचर है या बाइनरी सॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जहां पर टू सबस्टेंस मिले, कितने, ये काउंट है भाई कि दो सबस्टेंस ही मिलेंगे, जिसके अंदर हमें दो सबस्टेंस मिल जाएंगे, वो बाइनरी है। और जो टर्सरी है, अगर मैं टर्सरी सॉल्यूशन की बात करूंगा तो वहां पर क्या होगा, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा होगा कि यहां पर थ्री सबस्टेंस मिलेंगे, थ्री डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट सबस्टेंस मिलेंगे, ऑब्वियसली थ्री सबस्टेंस मिल जाएंगे और वो होमोजीनियस मिक्सचर बना देंगे, ठीक है। और अगर फोर मिलेंगे तो वो क्वाटरनरी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? क्वार्टर वो नहीं जो आप लगाते हैं, ठीक है, क्वाटरनरी है वो, ठीक है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास। क्वाटरनरी सॉल्यूशन में क्या होगा? फोर सबस्टेंस मिक्स होते हैं, फोर सबस्टेंस मिक्स होते हैं। तो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन पर, क्योंकि हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, जो हमारे सिलेबस में है। बाइनरी सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में है बच्चा, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्वाटरनरी, ये जो टर्सरी है, वो हम सॉल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे मैं बात करूं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, यहां कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं हम। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन जो बना है वो कौन कौन से सबस्टेंस, किस टाइप के सबस्टेंस से मिलकर बना हुआ है, कंपोनेंट उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो हम मेनली अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? दो। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक तो होता है मेरे पास सॉल्यूट बेटा, एक होता है मेरे पास सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट क्या चीज है? ऑब्वियसली आप जब सॉल्यूशन बना रहे होंगे तो सॉल्यूशन में होता क्या है, जैसे आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि शुगर और हमने वाटर, शुगर को वाटर के अंदर डाला और क्या बना दिया हमने? सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो शुगर है वो शुगर को हम लोअर अमाउंट में रखते हैं, शुगर को हम क्या रखते हैं? लोअर अमाउंट में रखते हैं, और वाटर को हम क्या करते हैं? हायर अमाउंट में रखते हैं। वाटर को क्या करते हैं? हायर अमाउंट में रखते हैं, ठीक है, तब मिलाकर के हमें बनाते हैं। तो सेम अगर मैं बात करूं, जो हमें लोअर अमाउंट में है, जो सबस्टेंस सॉल्यूशन के अंदर लोअर अमाउंट में प्रेजेंट है, लोअर अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट है, वो तो हो जाएगा सॉल्यूट। और जो सबस्टेंस हमारे पास हायर अमाउंट में प्रेजेंट है, जो सॉल्यूशन हमारे पास हायर अमाउंट में प्रेजेंट है, हायर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? ये जनरली हम कह सकते हैं भाई, ठीक है,
जो सब्सटेंस हायर अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा जी, वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। और जो लोअर अमाउंट में प्रेजेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास हो जाएगा हायर वाला सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आइए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम अगली टॉपिक इसमें थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा सॉल्वेंट के बारे में और बात करूंगा आपसे। ठीक है, सॉल्वेंट क्या चीज है, सॉल्वेंट ना, सॉल्वेंट की एक प्रॉपर्टी है, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, क्या है सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी, कि ये क्या करता है, जहां पर भी सॉल्वेंट की फिजिकल नेचर जैसी है, ठीक है, सॉल्वेंट की फिजिकल जो नेचर है वो जैसी होगी वैसा ही सॉल्वेंट जो वैसा ही सॉल्यूशन की फिजिकल नेचर होगी। मतलब अगर हमारे पास सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है, अगर हमारे पास सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी उसका जो दो चीजों से मिक्सचर बन के बनेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनेगा, तो वो भी एक मेरे पास क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में मिलेगा। अगर सॉलिड स्टेट में हमारा सॉल्वेंट है तो हमारा जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट का ही मिलेगा। अगर गैस स्टेट में सॉल्वेंट है तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो गैस स्टेट का ही मिलेगा। यानी कि जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को कंटेन करता है। इट कंटेन इट कंटेन इट कंटेन इट कंटेन फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल, जो सॉल्वेंट की नेचर होगी वही सॉल्यूशन की फिजिकल नेचर होगी, जो सॉल्वेंट की नेचर होगी वही सॉल्यूशन की फिजिकल नेचर रही होगी। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। बताओ आगे बढ़ जाएं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई सॉल्यूशन इसमें इन दोनों में इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है, तो ऑब्वियसली आप बोल दोगे, सिंपल सा आप बोल दोगे, सर ये जो शुगर है वो सॉल्यूट का काम कर रहा है और जो वाटर है वो सॉल्वेंट का काम करता है। ठीक है, तो वाटर किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है। बताओ यहां तक आप समझ गए कि नहीं, क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला हमारे पास है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हम सॉल्यूशन को फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग बांटते हैं। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, हमारी एनसीईआरटी कहती है कि आप सॉल्यूशन को ना फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग बांटिए। ठीक है, तो फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग हमारे पास सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग हमारे पास सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है बेटा जी सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारी फिजिकल नेचर है मैटर की वही है एक तरह से। ठीक है, दूसरा हमारे पास लिक्विड सब्सटेंस, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरा है हमारे पास गैस सॉल्यूशन या गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, 3 टाइप के हमारे पास सॉल्यूशन देखे जाते हैं, 3 टाइप के हमारे पास सॉल्यूशन देखे जाते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, 3 टाइप के सॉल्यूशन देखे जाते हैं, कौन कौन से, एक सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा गैसियस सॉल्यूशन। ये पॉइंट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान में रखना है। अच्छा, इनका नाम सॉलिड सॉल्यूशन क्यों पड़ा, लिक्विड सॉल्यूशन क्यों पड़ा, गैसियस सॉल्यूशन क्यों पड़ा? अगर हम इसके बारे में बात करें तो थोड़ा सा समझिएगा कि अगर मान लीजिए कोई क्लास है और उस क्लास में गर्ल्स अधिकतर गर्ल्स रहती हैं, गर्ल्स पढ़ती हैं, और मतलब गर्ल्स ज़्यादा है, गर्ल्स मोर अमाउंट में है और बॉयज़ कम है, तो हम बोल देंगे यार ये तो गर्ल्स की क्लास ही लग रही है, ये केवल गर्ल्स ही गर्ल्स पढ़ती हैं। जिस स्कूल में गर्ल्स ज़्यादा हो तो भी बोलेंगे गर्ल्स स्कूल सा लग रहा है। तो हम जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होती है, जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होती है हम उसी का नाम देना चाहते हैं उस चीज़ को। जैसे गर्ल्स इंटर कॉलेज सा लग रहा है, सही है ना? वैसे ही अगर सॉलिड सॉल्यूशन नाम रखा है तो ऑब्वियसली सॉलिड वाली जो फेज है, सॉलिड जो सबस्टेंस है वो ज़्यादा रहा होगा, सॉलिड सबस्टेंस ज़्यादा रहा होगा ना। इट मीन्स कि हमारे पास जहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड रहा होगा, जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट सॉलिड रहा होगा वो क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन रहा होगा। और जिस सब्सटेंस, जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट अगर लिक्विड फॉर्म में रहा होगा, ऑब्वियसली वो लिक्विड सॉल्यूशन कहला रहा होगा, ऑब्वियसली वो लिक्विड सॉल्यूशन कह रहा होगा, सही है कि नहीं? ऑब्वियसली वो लिक्विड सॉल्यूशन कह रहा होगा।
लिक्विड सॉल्यूशन, सॉरी, लिक्विड, ठीक है। ऑब्वियसली क्या कहलाएगा, वो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। सेम यहां पर भी अगर सॉल्वेंट, अगर मेरा सॉल्वेंट गैसियस फॉर्म में रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो क्या कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। हमें सॉल्यूट से मतलब नहीं है, सॉल्यूट गैसेस भी हो सकता है, सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें लिक्विड, हमें जो सॉल्वेंट दिख रहा है वो किस फॉर्म में है, उसी का नाम उस सॉल्यूशन का रखा जाएगा, उसी के नाम पर उसका सॉल्यूशन का नाम रखा जाएगा। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? अगर ये बात समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ने वाला हूं। आगे हमारा जरा थोड़ा सा फोकस करना। हाँ, अभी मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं और वो टेबल बहुत काम की है आपके लिए। ठीक है, काम की क्या है, हमें उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट भी लिक्विड है, तो इन दोनों को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनेगा उसका एग्जांपल बता लो डेली लाइफ में। तो उसका हमें डेली लाइफ में एग्जांपल पता होना चाहिए। आपकी एनसीईआरटी में भी वो टेबल बनी है, मैं चाहता तो यहाँ पर उसका इमेज रख सकता था, बट मैंने नहीं रखा क्योंकि मैं खुद बनाना चाहता हूँ ताकि आपके दिमाग में हो जाए फिक्स। ठीक है ना, आइए, तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक तो सॉल्वेंट लेना है जी, एक सॉल्वेंट लेना है, ठीक है, दूसरा ये सॉल्यूट लेना है। ऑब्वियसली सॉल्यूशन जो बनता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे, इसका एग्जाम्पल हम यहां देख लेंगे। ठीक है, बोलो बेटा जी। अब ध्यान देना सभी लोग, अब मैंने क्या किया, मैंने सॉल्वेंट को ले लिया सॉलिड, सॉल्वेंट को क्या ले लिया, सॉलिड। तो ऑब्वियसली सॉलिड है तो ये सॉलिड भी हो सकता है सॉल्यूट, ये लिक्विड भी हो सकता है, क्योंकि नाम की किसके नाम पर सॉल्यूशन का नाम रखा जा रहा है, सॉल्वेंट के बेस पे, और ये गैस की फॉर्म में भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि तीनों के साथ सॉलिड ले सकते हैं, क्योंकि हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो सॉल्वेंट लेना है वो तीनों के साथ हमें सेम लेना है। ठीक है, तो आप देखेंगे अब डेली लाइफ में कैसा एग्जाम्पल रहेगा। अगर मैं डेली लाइफ में इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो सॉलिड और सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है, सॉलिड और सॉलिड का एग्जाम्पल है कि आपने देखा होगा दो मेटल, दो या दो से ज्यादा मेटल, टू और मोर मेटल्स आपस में कंबाइन होंगे और न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि उसको हम बोलते हैं एलॉय। दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, दैट इज कॉल्ड एलॉय। हम नॉन मेटल्स भी मिक्स कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने क्या कहा आपसे कि वहां एलॉय की फॉर्मेशन हो रही है। तो मेरे का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एलॉय। क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल बेटा जी, एलॉय हो जाएगा। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, एलॉय। ठीक है, जैसे ब्रास है, जैसे ब्रास है, ठीक है। अब ब्रास कैसे बनता है, ऑब्वियसली जिंक और क्या बनता है, कॉपर मिलकर बना रहा है भाई। ठीक है, जिंक और कॉपर मिलकर के ब्रास बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या है, एलॉय बन गया। अब सॉलिड और लिक्विड की फॉर्मेशन की बात करते हैं। सॉलिड हमारे पास ज्यादा है और लिक्विड हमारे पास कैसा हो, कम हो। एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, फिर से भूल रहा हूं, ऐसे एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। सॉलिड वाले एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास सॉलिड मेरे पास अगर सॉल्वेंट है और लिक्विड मेरे पास सॉल्यूट है, तो ऐसा एग्जाम्पल क्या रहेगा। आप रिस्ट वॉच तो पहनते ही होंगे, तो जो रिस्ट वॉच होती है उस रिस्ट वॉच के अंदर एक छोटी सी सेल होती है, राइट। आपने देखी भी होगी, रिस्ट वॉच के अंदर छोटी सी सेल होती है। वो सेल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो सेल का ऊपर वाला पार्ट होता है, मतलब मेरे कहने का मतलब जो बॉक्स सा होता है वो किससे बना होता है। तो ऑब्वियसली जो बॉक्स होता है वो जिंक और मरकरी, यानी कि मरकरी को जिंक के ऊपर डाला जाता है, जिंक के अंदर डाला जाता है, जिंक पर डाला जाता है। और जब मरकरी मेरे पास क्या है, मरकरी यहां पर एक सॉल्यूट का काम करती है, ठीक है, और जिंक जो मेटल है वो एक सॉल्वेंट का काम करता है। ठीक है, जिंक यानी कि मेटल है, सॉलिड होता है और सॉल्वेंट का काम करता है, और मरकरी आपको पता है लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है, वो सॉल्यूट का काम करती है। इन दोनों को मिक्स करके हमारे पास वो सेल बनाई जाती है। अब इन दोनों का जो मिक्सचर है, हम किसी भी मेटल को मरकरी के अंदर या मरकरी के साथ मिक्स करेंगे तो वो हमारे पास एक अमलगम बनाता है। क्या बनाता है, अमलगम। यानी कि जिंक के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक अमलगम, जैसे जिंक अमलगम। ठीक है, क्या बनेगा बेटा,
जिंक अमलगम। ठीक, इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है। बोल रहा था कि भाई कोई भी मेरे पास सोडियम अमलगम है, जिंक अमलगम है, या जो भी मेटल के साथ वो मिक्स करके दे रहा है, उसमें सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है। तो जो मेटल सॉलिड स्टेट में है वो सॉल्वेंट का काम करता है, और जो मेरे पास मरकरी है, मरकरी परमानेंट है, मरकरी जो है वो किसका काम कर रहा है, वहां पर सॉल्यूट का काम कर रहा है। मरकरी किसका काम कर रहा है, सॉल्यूट का। तो जिंक अमलगम इज अ एग्जांपल ऑफ सॉलिड्स लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉलिड मेरे पास ज्यादा और गैस मेरे पास कम है। इसका एग्जांपल सिंपल सा है कि हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस ऑन पीडी सरफेस। जब हाइड्रोजन गैस पीडी सरफेस पर होती है तो वो जो मिक्सचर होता है या वो जो सॉल्यूशन होता है वो किसका होता है, सॉलिड और गैस। यानी कि जो पैलेडियम सल्फेस ज्यादा है वो सॉलिड स्टेट में है, पैलेडियम किस में है, सॉलिड में है, और जो हाइड्रोजन है वो गैस में। तो गैस तो दिखेगी नहीं, लेकिन हमको क्या दिखेगा, पैलेडियम सरफेस दिखेगा। इसका मतलब वो एक मिक्सचर है बेटा। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आपने 11th क्लास याद करिए कि ये वाली ऐसी कुछ रिएक्शन पड़ी होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यार। ठीक है, आपने 10th में भी ये रिएक्शन पढ़ी होगी आई थिंक, H2। ओके, यहां पर PD कह लेते हैं या NI कह लेते हैं, PT भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है इसके साथ जो ऐड हुई है, एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, तो ऐड हुई है तब हमारे पास क्या बना, एथेन बना है। तो ये जो H2 गैस है वो PD सरफेस पर, PD सरफेस पर इसके ऊपर आकर के क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, इसकी सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये जो सरफेस मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो हमारा कैसा है, सॉलिड गैस, यानी कि सॉलिड हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी कि गैस इसमें सॉल्यूट का काम करती है। बताओ क्या आपको ये बात समझ में आ गई बेटा जी, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? अगर ये बात समझ में आ गई है तो ये हमारे पास हो गया सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। आइए तो अगली बात करते हैं, अगर हम अगली बात करते हैं तो अब मैं ले रहा हूं लिक्विड। अगर मैं अब ले रहा हूं क्या, लिक्विड ले रहा हूं। ठीक है, लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड। ठीक है जी, ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड। यहां पर क्या ले रहा हूं मैं, यहां पर ले रहा हूं, मेरे पास सॉलिड हो सकता है जी, लिक्विड हो सकता है जी, और गैस हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मेरे पास लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है, लिक्विड ज्यादा फॉर्म में, ज्यादा अमाउंट में, और सॉलिड कैसा, तो एग्जांपल क्या है, शुगर सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या है, शुगर सॉल्यूशन, जिसमें हमारे पास क्या है, शुगर किसका काम करती है, शुगर किसका काम करती है, सॉल्यूट का। शुगर सॉलिड स्टेट में होती है, वाटर के अंदर मिक्स करी जाती है, तो इसलिए है। अब लिक्विड 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 सॉल्यूशन का मतलब है अल्कोहल, वो अल्कोहल दारू। ठीक है, आप मैंने अभी थोड़ी देर स्टार्टिंग में ही बोला था कि जैसे हम पैक लगा रहे हैं तो पैक के अंदर पानी डाला और दारू डाली, दोनों का मिक्सचर है, तो यानी कि अल्कोहल प्लस वाटर, यानी कि अल्कोहल सॉल्यूशन कह सकते हैं हम इसको, अल्कोहल सॉल्यूशन या अल्कोहल प्लस वाटर, इन दोनों का मिक्सचर। ठीक है, ये भी हमारे पास है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हो जाता है। और लिक्विड और गैस, तो ये तो आप कोल्ड ड्रिंक कह सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होता है, वहां पर H2 होता है और CO2 गैस मिला देते हैं। ठीक है, H2 लिक्विड है, CO2 गैस है, दोनों को मिक्स कर देते हैं, कोल्ड ड्रिंक बन जाती है। अब मतलब हम इसको हम सोडा वाटर के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक में मतलब थोड़ा फ्लेवर वगैरह मिला देते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बताओ ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं, बताओ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, सबको सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर मैं आगे बात करूं तो अब मैं ले रहा हूं आपके सामने, अब मैं ले रहा हूं गैस, अब मैं ले रहा हूं गैस, दिख रहा है ना कलर, ठीक है, गैस, गैस, ठीक है, गैस, और एक और ले सकते हैं हम गैस। ठीक है, दिख रहा है। आइए तो गैस मेरे पास यहां पर क्या ले सकता हूं मैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, चलिए तो अगर मैं बात करूं आगे तो देखिए इसका एग्जाम्पल कहां से लेंगे हम, इसका एग्जाम्पल सुनिएगा।
सॉलिड और गैस, मतलब यहां पर गैस मेरे पास सॉल्वेंट का काम कर रही है। गैस किसका काम कर रही है? सॉल्वेंट का काम कर रही है। तो मैंने कहा गैस अगर सॉल्वेंट का काम कर रही है और सॉलिड क्या है? सॉलिड का काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली ऐसा एग्जांपल क्या है? जैसे आप आयोडीन है, I2 है, I2 वेपर इन नाइट्रोजन कह सकते हैं, N2 गैस, या N2 एटमॉस्फेयर कह दो, या हम कह सकते हैं कैम्फर इन एटमॉस्फेयर, या हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कैम्फर, कैम्फर, या हम कह सकते हैं कैम्फर इन N2। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ध्यान में रखना, I2 वेपर इन N2 गैस। N2 गैस के अंदर I2 को क्या करेंगे आप? हीट करेंगे। तो वो दोनों भाई आपको आयोडीन का मतलब पता होगा, सब्लिमेशन प्रोसेस शो करती है, सब्लिमेट होकर के डायरेक्टली गैस स्टेट में जाते हैं। सॉलिड स्टेट अलग ही दिखता होगा, दिखता चला जाता है, फिर उसके अंदर गैस मिल जाती है, गैस के साथ वो एक मिक्सचर बनता है वॉयलेट कलर का। ठीक है, वॉयलेट कलर हम वॉयलेट कलर का जो मिक्सचर बना है वो कैसा है? वो कुछ गैस और सॉलिड का मिक्सचर रहा होगा। ठीक है, अब गैस ज्यादा है और लिक्विड कम है, तो ऐसा हम कह सकते हैं मॉइस्चर। क्या कह सकते हैं? एग्जाम्पल मॉइस्चर, या मिस्ट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, मिस्ट के रूप में सुबह सुबह ओस वगैरह पड़ती है ना वो। तो गैस और गैस का मिक्सचर क्या है? फिर एयर। गैस गैस का मिक्सचर क्या है? एयर। बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गए? अगर आपको समझ में आ गए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और समझ में आ गए तो दिमाग में डालिए, कॉपी में रखिए, ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशन। क्या मतलब है इस चीज का? क्या मतलब है कॉन्सेंट्रेशन का? क्या मतलब है कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे होते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि भैया कोई किसी अमाउंट को, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, एक तरह से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन अ सॉल्यूशन। क्या मतलब है इसका? मैंने बोला अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है? ठीक है, एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन के रूप में ली जाती है। अब हम अलग अलग रूप से सॉल्यूट की और सॉल्वेंट, इन दोनों की कंपैरिजन चलती है एक तरह से इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि भाई मैंने आपसे कहा कि भाई एक सॉल्यूशन बनाना है, किसका? शुगर का और वाटर का। तो हम क्या करेंगे? शुगर को और वाटर को एक परसेंटेज में ले सकते हैं कि भाई मैंने कहा कि एक काम करना, आपको वाटर लेना है 80% और 20% आपको शुगर लेनी है और मिक्स कर देना है दोनों को। तो वहां परसेंटेज की बात कर ली हमने कि भाई 80% आपने किस क्या लिया? आपने वाटर ले लिया, और 20% आपने क्या ले लिया? आपने ले लिया शुगर। तो वहां पर एक परसेंटेज की बात करी, तो वो भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। अब मैंने कहा कि भाई एक काम करना है, 1 लीटर आपके पास वाटर लेना है और 1 लीटर के अंदर आपको 20 ग्राम शुगर घोलनी है। तो आप क्या बोलेंगे? वो भी एक कॉन्सेंट्रेशन है, वो भी एक कॉन्सेंट्रेशन है। ये हमारा एक एक्सप्रेस करने का एक तरीका है कि हम किसी को ग्राम में और 1 लीटर के हिसाब से बोल रहे हैं। किसी को हम कह रहे हैं कि भाई 1 kg फलानी चीज को फलानी चीज के अंदर डुबी, 1 kg के अंदर 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम डालिए। तो वो भी एक अमाउंट है, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं। अब इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम 2 भागों में बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? क्योंकि एक्चुअली कुछ कॉन्सेंट्रेशन हमको लगता है कि वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी। जब हम उसके बारे में जानने जाएंगे तो हो सकता है हायर टेम्परेचर पर हम एक अलग वैल्यू दे, लोअर टेम्परेचर पर अलग वैल्यू दे। तो ऐसा कब होता है? जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर क्या होगा? वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, वो हमें एक अलग टेम्परेचर पर अलग वैल्यू देगी। लेकिन जिसके अंदर, क्या बोला मैंने? जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर अगर आपको वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं होगा, वो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस चीज पर। ठीक है, उस पर हम टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं देखते हैं। तो कुछ ऐसी है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगी, कुछ ऐसी है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगी। ठीक है, कुछ ऐसी है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगी। क्या बोला मैंने? कुछ ऐसी रही होंगी जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगी। यानी कि मेरे पास, मैं कह सकता हूं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट एक कौन सी है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है।
ठीक है, एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, दूसरी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है उनके अंदर क्या होता है, ऐसी कॉन्सेंट्रेशन जिसके अंदर वॉल्यूम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जिस कॉन्सेंट्रेशन के अंदर वॉल्यूम प्रेजेंट होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, और जिनके अंदर वॉल्यूम एब्सेंट होगा, जिनके अंदर वॉल्यूम एब्सेंट होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सीधी सी बात है। अब कौन सी है, जैसे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। सेकेंडली वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। देखो वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं इनमें तो, ठीक है। थर्ड नंबर मोलैरिटी, थर्ड नंबर क्या है, मोलैरिटी। फोर्थ नंबर नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। और फिफ्थ नंबर हम कह सकते हैं फॉर्मेलिटी। तो ये क्या है, ये ऐसी कॉन्सेंट्रेशन है, ये ऐसी कॉन्सेंट्रेशन है जिनके अंदर, ऐसी कॉन्सेंट्रेशन है जिनके अंदर क्या होगा, जिनके अंदर वॉल्यूम प्रेजेंट होगा और वो टेम्परेचर के द्वारा चेंज हो जाएंगे। यानी कि अगर टेम्परेचर में आप चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हो सकता है इनकी बढ़ जाए, यानी कि इनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए और डिक्रीज हो जाए, ठीक है। अब कुछ ऐसी हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं, जैसे मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज, ठीक है। सेकेंडली मोलैलिटी, सेकेंडली क्या हो जाएगी, मोलैलिटी। थर्ड नंबर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और फिफ्थ नंबर, फोर्थ नंबर पीपीएम, और फिफ्थ नंबर पीपीवी, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, मास बाई मास परसेंटेज, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। ये चीजें एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है और दूसरी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही। हम इन दोनों में, जैसे आपसे कोई पूछे ना कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में एक बेसिक डिफरेंस बता दो, ठीक है, तो सिंपल है, एक तो टेम्परेचर, मोलैरिटी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, वेयर एज मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। समझ भाई, अगर मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस पूछ लेगा तो आप कह देंगे मोलैरिटी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या आपको ये बातें समझ में आई यहां तक? अगर समझ में आई है तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, फिर आगे हमारा आगे कारवा चलता रहेगा। और लाइक जरूर कर देना, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी चलाते ही हैं, आपको पता है, ठीक है। तो पहला कॉन्सेंट्रेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मास बाई मास परसेंटेज कह दो या मास परसेंटेज कह दो केवल, ठीक है। इसको हम एक और नाम दे देते हैं, क्या, मास बाई मास परसेंटेज, ठीक है बेटा, मास बाई मास परसेंटेज, ठीक है। अब मास बाई मास परसेंटेज क्या होती है, इसको हम W बाई W से डिनोट कर देते हैं कि W बाई W परसेंटेज बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा जी, इनटू 100%। निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ऑब्टेन और टोटल, ठीक है, जो भी है। अब मैं इसको कह दूं कि मास ऑफ सॉल्यूट को मैं W1 मान लूं और मास ऑफ सॉल्यूशन को W1 प्लस W2 मान लूंगा, तो W1 अपॉन W1 प्लस के W2, यानी कि एक सॉल्यूट का एक सॉल्वेंट का है, ठीक है, इनटू क्या कर दूंगा 100। तो एक तो मैं इस फॉर्मूले को भी यूज कर लूंगा जी, सही है कि नहीं। तो आप मास बाई मास परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। अगर कोई आपको कहे कि भाई डिफाइन कर दे, तो मैं क्या कर दूं, मास ऑफ सॉल्यूशन को मैं क्या मान लूं, 100 ग्राम, थोड़ी देर के लिए क्या मान लूं, मास ऑफ सॉल्यूशन को 100 ग्राम मान लूंगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर जाएगा, मास परसेंटेज के बराबर। तो मैं क्या करूंगा, द मास ऑफ सॉल्यूट present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज मास परसेंटेज। क्लियर?
तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो थोड़ा एक न्यूमेरिकल छोटा सा देख लेते हैं इसके ऊपर। छोटा सा न्यूमेरिकल है, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिसोल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। ये आपकी एनसीईआरटी से उठाया है, एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन का पहला ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। बड़ा आसान सा है। क्या बोल रहा है कि 22 ग्राम मतलब W1 बराबर कितना है, 22 ग्राम क्या है, बेंजीन है जी, ठीक। W2 बराबर कितना है जी, मेरे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है जी, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को दोनों की परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। मैं W बाई W परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालने जा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बेंजीन निकालने जाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरे को क्या करना पड़ेगा, W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू कितना पड़ रहा है 100, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको बेटा, 22 अपॉन 122 सॉरी 22 प्लस के 122 इंटू कितना हो जाएगा 100, वी गेट 22 अपॉन 144 इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे इसको, और सॉल्व करने के बाद लगभग कह रहा हूं 15.28% हमारे पास क्या आ जाएगा, बेंजीन की परसेंटेज आ जाएगी सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर मेरे को यह पता करना है सर कि कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4, CCl4 की परसेंटेज कितनी है, तो हम क्या बोलेंगे, एक बात बताओ, सॉल्यूशन कितना है 100%, उसके अंदर बेंजीन कितना है इतना, तो ऑब्वियसली कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा 100 माइनस के ये, सॉल्यूशन मेरे पास 100%, इसके अंदर एक सब्सटेंस इतना है तो दूसरा सब्सटेंस क्या हो जाएगा 100 माइनस कितना 15.28%, ठीक है। कितना आ जाएगा, लगभग पहुंच जाएगा 84.72%, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, CCl4 की परसेंटेज भी निकल गई, और बेंजीन की, बेंजीन बोलेंगे तो W1 ऊपर, अगर हमको CCl4 की भी निकालनी तो W2 ऊपर करके कर लीजिए, नीचे टोटल हमारा सेम रहेगा। बताओ क्लियर हो गया आपको? अगर क्लियर हो गया तो नोट भी कर लीजिए, अगर नोट नहीं करना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या चीज है भाई, तो सिंपल सी बात है कि भाई मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज की जब हम बात करते हैं तो इसको हम W/V से डिनोट करेंगे। यहां पे हमें पता होना चाहिए कि मास ऑफ सॉल्यूट होता है ऊपर, ऑब्वियसली बेटा जी मास ऑफ सॉल्यूट होता है, और ये क्या हो जाता है मास ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। और इनटू क्या कर देंगे 100, सिंपल, हम W अपॉन V इंटू 100 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन, इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता है, इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता है। तो इसके लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपसे कहता है 10% W/V, ऐसे लिख दे। अगर ऐसे लिख देगा तो आपसे पूछे कि बताओ कि सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट कितने ml में है और सॉल्यूट कितने ml में है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, हम सिंपल सी बात करेंगे, यहां पर सिंपल सी कहानी बोलेंगे कि 10% W/V का मतलब 10 ग्राम मेरे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। और जो 100 भाई 10% हटा के 100 आता है नीचे, भाई 10% का हटा के 10/100 आएगा। और 100 क्या बताता है हमको, अगर हम इस वाले फॉर्मूले को देखेंगे तो 100 हमें बताता है कि वो सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली 100 ml में लेंगे, वॉल्यूम है ना, 100 ml क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा, या सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। बताओ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप ये समझ गए हैं तो मैं आगे बढ़ने वाला हूं, ठीक है। अगर ये आप समझ गए तो मैं आगे बढ़ने वाला हूं। आगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, अगला हमारा है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसको V से डिनोट करते हैं, V/V। इसको किससे डिनोट करेंगे, V/V परसेंटेज से, ठीक है। तो V/V परसेंटेज का मतलब क्या है, V/V परसेंटेज बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बेटा जी, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में थोड़ा एक दो क्लास हम कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट करके उसके न्यूमेरिकल करेंगे बाद में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एग्जांपल देखते जाएंगे, जल्दी से थोड़ा खत्म करेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, V बाई वी परसेंटेज बराबर V1 अपॉन V1 प्लस के V2 इंटू 100। बोलो, ये समझ में आ गया? ठीक है, मतलब यहाँ पर नीचे सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन के वॉल्यूम हो गया, दूसरा एक हमारा सॉल्वेंट का वॉल्यूम हो गया। एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, सॉल्वेंट का। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा होगा, ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी आपको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, मोलैरिटी। आज का लास्ट है, आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक है। कल अभी मोलैरिटी हम खत्म नहीं करेंगे, कल भी करेंगे इसको, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, जो कि जरूरी है। मोलैरिटी में क्वेश्चन भी आते हैं और मोलैरिटी हर एक चैप्टर में काम आएगी। अधिकतर जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ना, अगर आप देखेंगे तो अधिकतर कुछ चैप्टर में, जैसे अगला चैप्टर भी हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ऑब्वियसली उसमें भी मोलैरिटी का यूज है। इस चैप्टर में तो बहुत सारी जगह यूज है मोलैरिटी का, तो ऑब्वियसली तो मोलैरिटी को थोड़ा हम ढंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या चीज़ है भाई? मोलैरिटी क्या चीज़ है? हाँ, सिंपल सी बात है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोल्व in 1 liter solution, dissolve in 1 liter solution। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, मोलैरिटी हो जाएगी, इज नोन एज मोलैरिटी। तो सिंपल मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ऊपर क्या आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या दे, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इन लीटर में लेना है। ओके, अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ एम, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को मोल कहते हैं, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, लीटर। तो मोल पर लीटर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, बताओ, ध्यान में रहेगा? अच्छा, अगर आपसे कोई कि भाई नंबर ऑफ मोल्स क्या रखेंगे, अगर नंबर ऑफ मोल्स का आपने मोल कंसेप्ट के अंदर पढ़ा होगा वैसे तो, लेकिन हम अधिकतर यहाँ पे क्या रख ले, मास अपॉन मोलर मास की ज्यादा बात करते हैं। लेकिन ऐसा बोल नहीं कि नंबर ऑफ एटम्स की बात नहीं करें, हम मास अपॉन मोलर मास की भी बात करेंगे। ठीक है, बताओ, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बताओ, कोई दिक्कत है किसी को? अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है तो ये चीज आपको समझ में आ गई है तो मैं अगला एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर छोटा सा, उसके बाद एंड करते हैं क्लास को। आज की क्लास ओवर करेंगे फिर। ये देखिए, 4 ग्राम NaOH मतलब ये किसकी बात कर रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट की। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहा है। कितना है बच्चा, 4 ग्राम है। 4 ग्राम NaOH डिसोल्व इन 250 ml ऑफ वाटर। ऑब्वियसली 250 ml ऑफ वाटर में डिसोल्व किया गया है, तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कह दो, चाहे तो आप इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कह दो। कितना है जी, 250 ml। अच्छा, अगर आप चाहें तो लीटर में कर लीजिए या ऊपर उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या निकालना है बेटा, मोलैरिटी निकालनी है। अच्छा, मोलर मास ऑफ NaOH, सिंपल। NaOH का कितना होता है, 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 40। तो हमारे पास मोलैरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने किस में लेना है, लीटर में नहीं लेना है, तो ऊपर 1000 कर लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल के रख लेते हैं यहीं पे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना है, मास की वैल्यू कितना है, 4/40, दैट इज 1/10, दैट इज 0.1। ठीक है, मैं यहां पर रख दूं 0.1 डिवाइड बाई क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कितना है 250, और ऊपर कितना है, ऑब्वियसली कितना है 1000। 250 से 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 0.1 से 0.4 मोल पर लीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर। ये हमारे पास क्या आ जाती है, मोलैरिटी आ जाती है। ठीक है, समझ में आया होगा, आई होप आप समझ सकते हैं चीजों को, आप जान सकते हैं। बस
आज की क्लास इतनी ही होगी और इसी तरह से जुड़ जाइए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जुड़ गए हम आपके साथ फिर से। थोड़ा तबीयत खराब थी, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब था, इसलिए नहीं कर पाए। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।